बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली टेक्सटाइल वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो जिसके अंदर मैंने डिजिटल सिल्क रोड का ब्रीफ ओवरव्यू दिया, पाकिस्तान और चाइना के लिए उसके बेनिफिट्स बताए, तो उसी सीरीज के अंदर मैं इसको न्यू डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर कहता हूँ, जिसके अंदर चाइना की सुपरमेसी को दिखाया गया है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, उससे वाकिफ भी होंगे, उसको यूज भी करते होंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर। आपने कहीं सफर पे जाना है, किसी ऐसी जगह पे पहुंचना है जिसको आपने पहले एक्सप्लोर नहीं किया या उस जगह पे पहले आप नहीं गए, तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि आप अपने गूगल मैप्स निकालते हैं, उसके अंदर उसकी लोकेशन ऐड करते हैं और आपको शॉर्टेस्ट रूट, फास्टेस्ट रूट, जितने भी पॉसिबल रूट्स उस तक बनते हैं वो आपके सामने सारे आ जाते हैं, आपकी करंट लोकेशन आ जाती है। तो इसको नेविगेशन और टाइमिंग सिस्टम कहते हैं, जो जीपीएस है। जीपीएस जो है वो यूएस से ओन करता है। चाइना के न्यू डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक चीज ये भी शामिल है कि उन्होंने अपना नेविगेशन सिस्टम डिवेलप करना था। उसने अलहदा से अपना नेविगेशन सिस्टम क्यों डिवेलप किया, आखिर उसके पीछे क्या रीजन थी, आखिर ऐसा 1996 के अंदर क्या हुआ था जिसके बाद चाइना ने अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया और आज वो इस स्टेज के ऊपर खड़ा है कि वो पूरी दुनिया को पोजीशनिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है। इस सब डिटेल में जाने से पहले मैं आपको दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट नेविगेशन सिस्टम जो करंटली ऑपरेटिव हैं उनकी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यूएसए इसको ऑपरेट करता है, यूएस एयरफोर्स और अब यूएस स्पेस फोर्स, जो नई स्पेस फोर्स बनी है उनकी, वो इसको ऑपरेट करती है। 1980s से ये प्रोजेक्ट शुरू होता है और 1993-94 के अंदर इस प्रोजेक्ट को ऑपरेटिव कर दिया जाता है। बिल क्लिंटन के आने के बाद इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ मिलिट्री और इंक्रिप्टेड यूज से निकाल कर पब्लिक और सिविलियन यूज के अंदर ले लिया जाता है। अब हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं जो रशिया ने डेवलप किया। सेम एरा के अंदर जब जीपीएस डेवलप किया गया, ग्लोनस भी डेवलप किया गया। रशिया का जो सिस्टम है उसको ग्लोनस कहते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। रशिया जो है अपनी जितनी भी मेन लैंड रशिया है उसके अंदर ग्लोनस यूज कर सकता है। उसके पूरे रशिया को कवर करता है नेविगेशन सर्विसेज के लिए। मींस रशिया जो है वो जीपीएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तीसरा सिस्टम जो गलीलियो के नाम से जाना जाता है, गलीलियो पोजीशनिंग सिस्टम, ये यूरोपीय यूनियन ने डेवलप किया हुआ है और ये पूरे यूरोपीय यूनियन और इसके मुल्हिका जितने भी इलाके हैं उनको नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इन सब के पीछे ग्लोनस हो, गलीलियो हो या चाइना का जो लेटेस्ट बीडीएस सिस्टम है, बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इन सब के पीछे मोटिव एक ही है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंट होना है। वो चाहे यूरोप हो, रशिया हो, चाइना हो या इंडिया हो, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क, खास तौर पे अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकता। अमेरिका की एक हिस्ट्री रही है कि वो अपने एलाइज के साथ हमेशा धोखा करता है। जब भी उसकी जरूरत पड़ती है उसके एलाइज को वो हमेशा धोखा देता है। चौथा नेविगेशन सिस्टम जो इंडिया ने डेवलप किया है, हमारे नेबर इंडिया ने, और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान की भी एक स्पेस एजेंसी है सुपार्को के नाम से और इंडिया की इसरो के नाम से ISRO, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। नो डाउट फंडिंग का तो बहुत फर्क है ही, लेकिन कैपेबिलिटीज का और आउटकम का बहुत ज्यादा फर्क है। इंडिया ने अपने लिए एक अलग से नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया है। उसके सैटेलाइट्स जो हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स, पोजीशनिंग सैटेलाइट्स जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और पूरे इंडिया और उसके बाहर, उसकी बाउंड्रीज के बाहर 1500 किलोमीटर का जो रीजन है उसके अंदर वो इंडिपेंडेंटली जीपीएस, ग्लोनस, गलीलियो से इंडिपेंडेंटली अपनी नेविगेशन सर्विसेज, अपनी आर्म फोर्सेस को, सिविलियन डिप्लॉयमेंट्स को नेविगेशन सर्विसेज, टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है वो नेविक के नाम से है, नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन के नाम से जाना जाता है। चले अब हम बात करते हैं चाइना के बीडीएस की। बीडीएस क्या है? बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जीपीएस का अल्टरनेट, ग्लोनस का अल्टरनेट, गलीलियो का अल्टरनेट। चाइना ने अपने लिए इसको स्टार्ट किया, इसके पीछे क्या रीजन थी, इसमें हम हिस्ट्री में चलते हैं। 1995-96 के अंदर अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के नाम से एक इशू हुआ था ताइवान और चाइना के दरमियान। उस वक्त जो ताइवान था वो अपने आप को
रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता था, मेन लैंड चाइना अपने आप को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता था। तो ROC और PRC के दरमियान एक क्लैश था। चाइना ने उन्हीं दिनों अपने मिसाइल सिस्टम टेस्ट किए। ताइवान और चाइना के दरमियान जो साउथ चाइना सी का पार्ट बनता है, जिसको स्ट्रेट ऑफ ताइवान कहते हैं, जो USA था, USA ने ताइवान के सपोर्ट के लिए अपनी फोर्सेस को जो है वो मुतहर्रिक किया और अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वहां पे साउथ चाइना सी के अंदर भेज दिए। USA की वियतनाम वार के बाद किसी भी जगह ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। तो इसको लेके चाइना ने बहुत ज्यादा फेयर फील किया और उसके कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्योंकि GPS यूज हो रहा था, तो GPS को लेके उनका जो रिस्क था, जो उनको डर था, वो जागा और कई जगह पे उनके जो GPS सिस्टम थे उनको USA ने ब्लॉक भी किया। तो चाइना ने वहां से सोचना शुरू किया कि उनके लिए अपना एक नेविगेशनल सिस्टम जो है वो होना चाहिए। तो वहां से वो काम शुरू करते हैं। 1999 से 2000 से उन्होंने काम शुरू किया और 2003 के अंदर BDS-1 जो 3 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल था उन्होंने ऑपरेशनल कर दिया। वो एक एक्सपेरिमेंटल नेविगेशन सर्विसेज थी जिसके अंदर लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, जिसके अंदर सिर्फ मेन लैंड जो चाइना है उसके कुछ हिस्सों के अंदर आर्मी के लिए इंक्रिप्टेड सर्विसेज, नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड की गई जो GPS का अल्टरनेट थी। उसके बाद 2011 के अंदर उन्होंने BDS-2 लॉन्च किया। BDS-2 के अंदर 10 से 11 सैटेलाइट्स थे और इसकी जो कवरेज एरिया था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। BDS-1, BDS-2 दोनों का कवरेज एरिया आप देख सकेंगे। तो BDS-2 के अंदर जो नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज के लिए एरिया जो था, रीजन था, वो बहुत बढ़ गया। पूरी मेनलैंड चाइना और जो एशिया पैसिफिक रीजन था ऑस्ट्रेलिया तक, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल था। 2012 में उन्होंने BDS-1 को डीकमीशन कर दिया। उसके बाद इस पे काम जारी रहा। चाइना का जो टारगेट था वो ये था कि इसको GPS के मुकाबले में हमने खड़ा करना है और एक ग्लोबल कम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी। उस वक्त BDS-3 पे चाइना ने काम शुरू किया। BDS-3 कि जो आखिरी रॉकेट था, आखिरी रॉकेट जो उसके सैटेलाइट को लेके गया वो 23 जून 2020 को था, जो उसका 55th सैटेलाइट था BDS सिस्टम के अंदर गया। इस वक्त 35 सैटेलाइट्स ऑपरेटिव हैं BDS-3 के अंदर जो एक ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर नेविगेशन सर्विसेज GPS के अल्टरनेट BDS के अंदर मौजूद है। चाइना क्योंकि BRI के थ्रू, डिजिटल सिल्क रूट के थ्रू, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। पूरी दुनिया के अंदर उसकी आर्म फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट्स हैं। उसको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, रिलायबल नेविगेशन सर्विसेज चाहिए, रिलायबल कम्युनिकेशन लोकेशन सर्विसेज चाहिए। अब इससे चाइना को क्या क्या फायदा हो रहा है, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि चाइना ने अपना BDS स्टार्ट करने से पहले कि चाइना ने गैलीलियो पोजीशनिंग सिस्टम, जो यूरोपीय यूनियन का एक पोजीशनिंग सिस्टम है, उनके साथ भी एग्रीमेंट किया 2003 के अंदर और उसके अंदर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट का सोचा जो तकरीबन लगभग $300 मिलियन थी। और चाइना ने GPS का अल्टरनेट ढूंढने के लिए गैलीलियो का सहारा लिया। गैलीलियो का बनना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो लेकिन यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज हैं, इटली, जर्मनी और फ्रांस खास तौर पे, उन्होंने इसको फंड किया और गैलीलियो को ऑपरेटिव किया। इस वक्त गैलीलियो पूरे यूरोप को नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो मैं बात कर रहा था चाइना और गैलीलियो की एग्रीमेंट, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है वो ज्यादा देर चल ना सका क्योंकि चाइना की जो सोच है वो एक अलग पॉलिसी के ऊपर चलती है। उनको अलहदा से एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सर्विस चाहिए थी। तो चाइना ने 2008 के अंदर इस एग्रीमेंट को खत्म किया और अपना जो नेविगेशन सिस्टम था BDS-2 उस पर तवज्जो दी और BDS-2 2011 के अंदर ऑपरेटिव कर। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि उसको GPS का अल्टरनेट मिल गया। अब अमेरिका या कोई और कंट्री, कोई और नेविगेशन सर्विसेज का ऑनर कंट्री उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वो इंडिपेंडेंटली अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इंक्रिप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा उसका फायदा नेविगेशन सिस्टम का ये होगा कि BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके अंदर 140 से ज्यादा ममालिक शामिल हैं, उनके अंदर उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी की डिप्लॉयमेंट्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा ये फायदा होने वाला है कि उन मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर जितने भी ऑटोनोमस सिस्टम आजकल डेवलप हो रहे हैं, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोनोमस व्हीकल्स, उनके लिए नेविगेशन सर्विसेज जो हैं वो एक बैकबोन का हिस्सा रखती हैं। तो चाइना की अपनी नेविगेशन सर्विस होने से उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, जिसके अंदर ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स को डेवलप करना उनके लिए
बहुत आसान हो जाएगा और उस सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा फायदा जो चाइना को होने वाला है, उसमें जितने भी उसके स्ट्रेटेजिक रूट्स हैं, जैसे डिजिटल सिल्क रूट है या उसके जितने भी रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैं, उनको नेविगेशन सर्विसेज के जरिए इंटरलिंक कर दिया जाएगा। उनकी ट्रैकिंग, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, जो इससे पहले जीपीएस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट थी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। इस न्यू डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर जिसको लीड कर रहा है चाइना, उसका पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो अब जीपीएस पे डिपेंडेंट नहीं रहीं। बहुत अरसा से 2012-13 से पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, अपनी जो इंक्रिप्टेड नेविगेशन सर्विसेज हैं, लोकेशन सर्विसेज हैं, वो बीडीएस को यूज़ कर रही हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, एज लॉन्ग एज चाइना रिमेन आवर फ्रेंड। तो चाइना के साथ हमारी जब तक दोस्ती है, हमारा कोई क्राइसिस नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, उस वक्त तक जो हमें नेविगेशन सर्विसेज हैं, जीपीएस का अल्टरनेट हमें मिल रही हैं, क्योंकि हमारा नेबर इंडिया जो है वो अपना अलहदा से नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर चुका है, ऑपरेट कर रहा है। तो उनकी आर्म फोर्सेस को जो एज हासिल था वो अब नहीं रहा, क्योंकि हम चाइना का जो बीडीएस सिस्टम है वो अपनी आर्म फोर्सेस और इंक्रिप्टेड सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं। मोरओवर हमारे मुल्क के अंदर जो CPEC है, जो BRI का हिस्सा है, या DSR डिजिटल सिल्क रूट है जो BRI का हिस्सा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, इस ट्रेड रूट को सेव करने के लिए हमारे पास नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। अब हमें जीपीएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि 1996 के अंदर कारगिल वार जब हुई थी तो इंडिया को USA ने जीपीएस सिस्टम की फराहमी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से इंडिया ने अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप करने की ठानी और उन्होंने अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान जो है वो कम से कम अपनी मेन लैंड जो है, अपना जो लैंड एरिया है या कोस्टल एरिया है, उसके लिए अपना एक नेविगेशन सिस्टम जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो, लो कॉस्ट हो, वो चाइना से ले सकता है, ताकि हमें इस टेक्नोलॉजी से नाव हाव हो जाए। जो हमारी स्पेस एजेंसी है सुपार्को, अगर उसको ये टास्क दे दिया जाए कि वो सिर्फ जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर, इनिशियल स्टेज के ऊपर, एक्सपेरिमेंटल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान अपनी नेविगेशन सर्विसेज अपने सैटेलाइट्स के थ्रू ऑपरेट करे, तो ये पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और पाकिस्तान की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। और चाइना के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की एग्रीमेंट्स करे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको चाइना के न्यू डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया, जिसके अंदर वो अपना नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर चुका है। तो प्लीज कमेंट के अंदर अपने ख्यालात का इजहार करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।